जय हिंद। देखिए, नाटो को समझते हैं। नाटो को समझने के साथ साथ आपको नाटो, सेटो, सेंटो, नाटो प्लस समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये नाटो वाले मिलकर यूक्रेन लड़ाई को क्यों नहीं चाहते कि खत्म हो। और रसिया को सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है वो फिनलैंड को नाटो में शामिल होने से हुआ है। तो देखिए, नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सैनिक संगठन है। इसको फ्रेंच भाषा में उल्टा बोलते हैं, ओटान कहते हैं। तो जब भी कभी नाटो देखिएगा तो ओटान आएगा। तो इसका पूरा हिस्ट्री देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले से। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वार सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में, तो इस दौरान पूरी यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। यूरोप लगभग एकदम भूखमरी के कगार पे चला गया था। तो यूरोप तहस नहस हो गया था। इसी बीच जर्मनी जो था, अब लगभग जर्मनी की हार तय थी, क्योंकि जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत कूद रहा था। लेकिन जर्मनी की हार लगभग तय समझ रही थी। और ये जो हिटलर के मरने के 4 महीना पहले ही फरवरी 1945 में ये डिसाइड हो गया कि अब जर्मनी हार जाएगा। तो जर्मनी पर किसका अधिकार होगा, इसकी बैठक हो रही थी यूक्रेन के शहर याल्टा में। यही यूक्रेन जहां मार हो रहा है, का इतिहास है, मार धार से भरा हुआ है। यहाँ याल्टा में लड़ाई बैठक हुई। इसमें देखिए, विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन आए थे लोग। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन, रूजवेल्ट अमेरिका से, स्टालिन जो आए थे रसिया से। तय ये हुआ कि जर्मनी जैसे ही हारेगा, जर्मनी के टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक हिस्सा जर्मनी का ले जाएगा रसिया, एक हिस्सा ले जाएगा फ्रांस, एक हिस्सा ले जाएगा ब्रिटेन और एक हिस्सा ले जाएगा अमेरिका। यानी देखिए, जर्मनी के 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये अंग्रेजों का इतिहास है, जहां भी गए वहां टुकड़ा टुकड़ा करके गए। हम लोग को देखिए, इंडिया को बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान धजी उड़ा के चल गया सब। तो ये याल्टा पैक्ट में हो गया। इसके 4 महीने बाद फाइनली हिटलर हार गया और जर्मनी के जैसे हुआ टुकड़े वैसे तोड़ दिए गए जर्मनी को। इसी में इस याल्टा समिट में यह भी बात कही गई थी कि रसिया जो था उसका कहना था कि जापान जब हारेगा तो मेरी कुछ जमीनें जापान के पास है। तो याल्टा समझौता में कहा गया ठीक है कि जो जापान का क्यूराइल द्वीप है, जापान जो है रसिया को हरा दिया था 1904 में। 1904-1905 की लड़ाई में ना जापान जो है रसिया को हरा दिया था। तो ये क्यूराइल द्वीप हुआ क्या कि रसिया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जापान पे परमाणु बम गिरा दिया गया, तो डिसाइड किया गया कि यहाँ पर ये क्यूराइल द्वीप रसिया ले लेगा। तो रसिया ले लिया। रसिया से याल्टा समझौता में कहा गया था कि आप इस साइड में यूरोप में कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं देंगे। कम्युनिस्ट एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें चुनाव नहीं होता है, बल्कि पार्टी डिसाइड कर देती है, जैसे चाइना में चुनाव नहीं होता है। तो ये बड़ा उटपटांग व्यवस्था है, यूरोप वाले इसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनका कहना था कि रसिया इस साइड में कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं देगा। तो रसिया का हम इस साइड में कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं देंगे, इधर से ले लिया क्यूराइल द्वीप। आज भी जापान और रसिया के बीच में क्यूराइल द्वीप को लेकर विवाद है। लेकिन धीरे धीरे रसिया इस साइड में कम्युनिस्ट को बढ़ाना चालू कर दिया, कम्युनिस्ट देशों को बढ़ावा देना चालू कर दिया। इसका संदेह हो गया उस समय के तत्कालीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1945 में, यहाँ पे ट्रूमैन को आभास हो गया कि इस साइड में ठीक है, रसिया उधर चला गया, रसिया भी कम्युनिस्ट है, ये आपका चाइना भी है, उत्तरी कोरिया भी तानाशाह है, कम्युनिस्ट के बराबर ही होते हैं। तो उन्होंने देखा कि रसिया को इस साइड में रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन रसिया अपना एग्रेशन करते ही जा रहा था। इसी बीच में फरवरी 1948 में रसिया जो था उस समय सोवियत संघ था। तो रसिया के साथ था एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये पूरे के पूरे रसिया का ही पार्ट था। सोवियत संघ उस समय यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर नाम था रसिया का। तो ये सब उसी के साथ थे। ये आपका बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये भी रसिया के साथ ही थे, उसका पार्ट था। ये काकेशस देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान रसिया के साथ था। ये सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब रसिया के साथ थे। तो आप देखिए उस समय रसिया का क्या इतना बड़ा एरिया होता था, ये पूरा का पूरा रसिया था। इसके बावजूद रसिया ने यहाँ पर उस समय के जो चेकोस्लोवाकिया देश है, फरवरी 1948 में चेकोस्लोवाकिया पर अचानक सेना भेज के तख्ता पलट करा दिया और यहाँ के लोकतंत्र के सरकार को उखाड़ फेंका और यहाँ पर अपनी पिट्ठू सरकार, जैसे इसी के हिसाब से चलने वाली सरकार, कम्युनिस्ट सरकार को यहाँ बैठा दिया। आज चेकोस्लोवाकिया 2 भाग में टूट चुका है, चेक गणराज्य और यहाँ पे स्लोवाकिया। उस समय इसने कब्जे किया। अब यूरोप वालों को डर हो गया कि भैया यहाँ तक तो खुद का खुद रसिया है, अब ये इसके भी आगे बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और उसके अलावे जर्मनी का एक हिस्सा तो रसिया याल्टा समझौते के तहत ही ले चुका था। अब इसके बाद अमेरिका वालों का नींद खुला कि भैया इनको कैसे रोका जाए। तो रसिया क्या था कि अन्य सरकारों को भी लालच देता था कि तुम भी कब्जा कर लो, तुम भी कब्जा कर लो, लोकतंत्र की सरकार को उखाड़ फेंको।
इसी बीच अमेरिका को खबर लगी कि रसिया का अगला टारगेट है तुर्की। तुर्की पे कैसे भी कम्युनिस्ट सरकार को लगाना। तो ट्रूमैन जो वहां के राष्ट्रपति थे उन्होंने मार्शल प्लान लगाया। ठीक है, मार्शल लॉ अलग है, मार्शल प्लान अलग है। इन्होंने मार्शल प्लान लाया अप्रैल 1948 में। इसके तहत जो जो देशों पे रसिया अपना प्रभाव जमा रहा है कि तुम लोकतंत्र छोड़ के कम्युनिस्ट आ जाओ, वहां पर ये लोग क्या करते थे, मार्शल प्लान के तहत पैसे देते थे ताकि वो रसिया के फेवर में ना जाए। तो तुर्की और साइप्रस को कैसे भी ये पैसे उसे देके अपने फेवर में लाए, वरना तुर्की भी हो चुका था कम्युनिस्ट देश। रसिया यूरोप की ओर बढ़ते जा रहा था। रीजन क्या, रसिया का एक क्षेत्रफल खुद का रसिया इतना बड़ा था, इसके अलावे रसिया के साथ सेंट्रल एशिया यूएसएसआर का हिस्सा था, काकेशस यूएसएसआर का हिस्सा था, ये बाल्टिक देश यूएसएसआर के हिस्सा थे सब, ये उस समय बेलारूस, यूक्रेन, ये सब उस समय रूस का ही पार्ट हुआ करता था, इतना बड़ा। इसके अलावे अब रसिया एंट्री करना चालू किया। अब इन्होंने क्या किया, 4 अप्रैल 1949 को नाटो सेना का गठन किया। जिस समय गठन हुआ उस समय 12 देश थे, वर्तमान में इसमें 31 देश हो चुके हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन के टोटल 14 अनुच्छेद हैं, 14 आर्टिकल हैं। 14 आर्टिकल में कहा गया है कि इसके देश कैसे कैसे काम करेंगे। इसका 5वां आर्टिकल सबसे खतरनाक है कि इन वर्तमान में जो 31 देश हैं, अगर इस 31 देश में कोई बाहरी देश 31 आपस में मार करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी को मारे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा देश इनके ऊपर हमला करेगा तो ये 31 मिल के मारेंगे उसको। ये इसका कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि रसिया को इस साइड में यूरोप की ओर से चढ़ने से बचाया जाए, वरना ये धीरे धीरे रसिया इधर आ गया था। तो अब आपको तो समझ में आ रहा होगा ना कि नाटो का निर्माण ही हुआ था रसिया के एग्रेशन को रोका जाए, वरना रसिया बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा था और हर जगह कम्युनिस्ट फैलाते जा रहा था। तो नाटो का गठन 1949 में हो गया। ये एक सैन्य संगठन था। अब रसिया को चारों ओर से रोकना था। तो रसिया को सेंट्रल एशिया से रोकने के लिए, ईस्ट एशिया से रोकने के लिए सीटो बनाया गया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेटो 1954 में बनाया गया। इसको हथियार सेटो में मुख्य रूप से किसे शामिल किया गया, तो थाईलैंड को और इधर से फिलीपीन को, और नीचे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ताकि इधर से ये लोग अमेरिका के फेवर में रहे। और इन्हें हथियार कौन दे रहा था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इधर से ये लोग सपोर्टिव हथियार दे रहे थे कि इधर से चाइना, कोरिया, इन सबको बिजी रखा जाए ताकि रसिया इस साइड में बिजी रहे। और इधर से नाटो डायरेक्ट रसिया को इंगेज कर रहा था। अब इन लोगों को लगा कि हम दो ओर से रसिया चाइना को घेरते जा रहे हैं, इधर से घेर रहा है नाटो, इधर से सेटो, नाटो सेटो ना, ये हो गया सेटो साउथ ईस्ट, ये हो गया सेटो और ये हो गया नाटो। अब रसिया को थोड़ा अनबैलेंस लगने लगा कि सोचा दोनों खोपड़िया नोच देगा सब। तब अमेरिका शांत बैठने वाला तो है नहीं, इसने इसी बीच में ला दिया एक तो सेटो, सेंट्रल सीईटी से सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगले साल 1955 में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को भी हथियार दे रहा था इधर से ब्रिटेन। इसमें कौन कौन से, इसमें थे तुर्की, इराक, ईरान और पाकिस्तान। सोचिए ये सेंट्रल थे सब। ये हो गया सेटो। अब ये रसिया पे दबाव बनाते थे सब, यहाँ पे रसिया को आगे बढ़ने से रोकते थे सब, सेटो। इधर से कौन चढ़ता था, सेंटो, इधर से सेटो, ये हो गया सेंटो, ये सेटो, ये सेंटो, इधर से नाटो। चारों ओर से रसिया को घेर लिया सब, नाटो, सेंटो, सेटो, चारों ओर से रसिया को घेर लिया सब। रसिया को लगा कि भैया हम तो पिसा जाएंगे। अब भारत को कहे कि भारत किधर जाए भैया, अब भारत हो गया फेरा में पड़ गया, क्योंकि रसिया को इधर से तो घेर लिया है नाटो, यहां से घेर लिया है सेटो, सेंटो, ये हो गया सेटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब रसिया के लिए कंफर्टेबल में हो गया दिक्कत, रसिया ढूंढने लगा अपना कोई पार्टनर। इस बीच जो भी रसिया के फेवर में जाता था अमेरिका उसके आंगा लगाता था। अब इस कंडीशन में इंडिया कंफ्यूज हो गया, इंडिया किधर से जाए, क्योंकि अगर नाटो ज्वाइन करता है इंडिया तो रसिया नाराज, सेंटो में भी रसिया नाराज, सेटो में भी रसिया नाराज। और रसिया हमारा बहुत जरूरी मित्र है वहां पे, क्योंकि पास में है यहाँ पे रसिया, कभी भी हम लोग की विकट परिस्थिति में रसिया ही काम आएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे बड़ी समझदारी का काम किए। 1961 में इन्होंने कहा कि अमेरिका के फेवर वाली दुनिया को कहा जाता था पहली दुनिया, और रूस के फेवर वाले को कहा जाता था दूसरी दुनिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम लोग ना अमेरिका के फेवर में है ना रशिया के फेवर में, हम लोग तीसरी दुनिया के हैं। तो इसे तीसरी दुनिया या दक्षिणी दुनिया कहा जाता था। हालांकि इसका ऑफिशियल नाम था नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, शॉर्टकट में नाम गुट निरपेक्ष। हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। इसमें गुट निरपेक्ष में 4-5 लोग का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक इंडोनेशिया का अहमद सुकार्नो थे,
भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया से जो थे मार्शल टीटो थे। ये लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, और ये जरूरी भी था गुट में न रहना। रीजन क्या है, गुट में से बहुत लॉस हुआ था। सेंटो में ईरान था अमेरिका के साथ, सेंटो में इराक था अमेरिका के साथ। देखिए वही अमेरिका ने इराक को उड़ा दिया, तबाह कर दिया। वही अमेरिका ने ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि एक समय था सेंटो की गठन अमेरिका ही नहीं किया था, इन लोगों को अपने साथ मिलकर रशिया को बर्बाद करना है यहाँ पे। इसलिए बहुत ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में हम लोग अमेरिका और वेस्टर्न देशों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चारों ओर से रशिया की घेराबंदी चल रही थी। अब रशिया ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप बैठा रहेगा। अगर आप रशिया को इधर से नाटो से घेरोगे, सेंटो से, स्टेटो से, चारों ओर से घेरो, रशिया भी तो कुछ ना कुछ करेगा। तो रशिया जो था, देखिए रशिया अलग है, सोवियत संघ अलग है। तो ये हो गया रशिया, ये वाला एरिया तो कंप्लीट हो गया रशिया, ये पूरा का पूरा रशिया का हो गया। रशिया उस समय रशिया में होके यूएसएसआर था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यूएसएसआर के साथ ऑलरेडी उसी का था आपका बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये उसी का था। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान उसी का था, और सेंट्रल एशिया भी इसी का था। तो ये सब का सब हिस्सा जो था यूएसएसआर का हिस्सा था। इसके बावजूद रशिया नहीं रुका। इतना यूएसएसआर होने के बावजूद, ये हो गया रशिया, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो यूएसएसआर। अभी रशिया क्या सोचा आगे बढ़ने के लिए, इसने क्या लाया, वार्सो पैक्ट। जिस तरह से अमेरिका नाटो ला रहा था, नाटो को काउंटर करने के लिए रशिया वार्सो पैक्ट लाया था। वार्सो पैक्ट 1955 में आया था। इस वार्सो पैक्ट के तहत रशिया अपने कम्युनिस्ट विचारधारा के देशों के साथ मिलकर एक संगठन बना रहा था, सैनिक संगठन। इस वार्सो पैक्ट में बहुत सारे देश थे, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया था, हंगरी था, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये सब देश मिलके बनाते थे आपका ये वार्सो पैक्ट। अब आप जरा देखिए रशिया का डोमिनेंस कहां तक है। ओरिजिनली रशिया ये रहा आपका, ये तो ओरिजिनल रशिया हो गया, ये पूरा का पूरा ओरिजिनल रशिया। अब रशिया के साथ ये ब्लू वाला एम्पायर को आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है यूएसएसआर, और उसमें ये आगे वाला हिस्सा देख लेते हैं तो वार्सो पैक्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नाटो कितनी जरूरी हो गई थी वेस्टर्न कल्चर के लिए, वरना ये वेस्टर्न को तो खा जाता है पूरा का पूरा रशिया। तो इतना एग्रेसिवली ये रशिया आगे बढ़ रहा था, इतना बड़ा इसका क्षेत्रफल था, रशिया, सोवियत, यूएसएसआर और ये वार्सो पैक्ट। लेकिन धीरे धीरे रशिया जो था वो सोवियत संघ के देशों को संभाल नहीं पाया। रशिया ज्यादा ध्यान दे दिया रूस पे, उससे कम ध्यान दिया उसने इस सोवियत संघ पे, उससे भी कम ध्यान दिया वार्सो पैक्ट पे। तो वार्सो पैक्ट के लोगों को लगा कि हम रशियन भाषा नहीं सीख पा रहे हैं, ज्यादा विकास रशिया का, और हम क्यों नहीं वार्सो पैक्ट से अलग हो जाए। इसमें अमेरिका ने भी साथ दिया कि भाई हमारे साथ आओगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, भाषा सीखने में इजी है, कल्चर सीखने में इजी है, लोकतंत्र के देश हैं, खुल के विरोध कर सकते हो, इसमें विरोध करोगे तो मराइए जाओगे, विरोध नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते हो, सरकार नहीं चेंज कर सकते। तो वार्सो पैक्ट के लोगों को भी लगा कि भैया वार्सो पैक्ट में फायदा नहीं है, और यूएसएसआर को भी लग रहा था। इसका मतलब रशिया के दो जो फ्रंट लाइन थे ये हटने वाले थे यहाँ से, और इसमें अमेरिका कामयाब हो गया। यहाँ से इधर से नाटो इस पे प्रेशर लगा रहा था कि भैया तुम लोग वार्सो पैक्ट छोड़ो, इधर से सेंटो इस पे प्रेशर लगा रहा था कि तुम लोग इसको छोड़ो, इधर रशिया का दिमाग उलझा के सेटो लगाया हुआ था, सेटो। इससे रशिया चारों से उलझ गया और उसकी इकोनॉमी चौपट होने लगी, और ग्यारमाचुक वहां के जो राष्ट्रपति आए उसने पूरे रशिया को ही डुबा दिया। धीरे धीरे रशिया कमजोर होते गया, रशिया कमजोर हुआ तो सोवियत संघ कमजोर हुआ, और वार्सो पैक्ट के ये जो देश थे ये भी कमजोर होते गए। उधर नाटो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहा था। 1989 का जो दशक आया, 1989 ये बहुत खतरनाक था रशिया के लिए। इस दौरान रशिया के प्रभाव से ये वार्सो पैक्ट खत्म हो गया, रशिया के प्रभाव से ये वार्सो पैक्ट खत्म हो गया। तो 1989 में खत्म हो गया वार्सो पैक्ट, ये वार्सो पैक्ट कमजोर हो गया। अब आप देखिए रशिया इधर से कमजोर हुआ और बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई 1989 में। 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई। अब धीरे धीरे यूएसएसआर सिमटते गया। दूसरा झटका क्या लगा यहाँ पर, ये वार्सो पैक्ट टूट गया, सारे देश कम्युनिस्ट छोड़ के धीरे धीरे वहां पे लोकतंत्र आने लगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अच्छा लगता है। उसके बाद रशिया के लिए खतरनाक दिन आता है 1991 फाइनली रशिया के साथ जितने सोवियत संघ के देश थे वो टूटने लगे। सब इधर से टूटे, सब एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश के लोग हाथ पकड़ के एक साथ खड़े हो गए थे, गाना गाते थे लोग। 3 देश तक लाइन लगाया था, सिंगिंग रिवॉल्यूशन कहा जाता है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये कहे सब कि हम लोकतंत्र चाहते हैं, रूस के दबाव में नहीं रहेंगे, रूस से अलग होते हैं, हम अपना स्वतंत्र देश बनाते हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब के सब टूट गए और हो गया, बच गया 1991 में इतना छोटा सा रशिया।
तो रसिया के साथ इतना कांड हो गया, यहां से हाथ से गया इसका वार्सो पैक्ट और ये वाला पूरा एरिया गया सोवियत संघ का, बच गया 1991 के बाद ये रसिया। जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये भी नहीं चल सका सेंटो, क्योंकि सेंटो की जरूरत ही खत्म हो गई। अब ये लोग अमेरिका से मांगते थे मदद, अमेरिका देता ही नहीं था। बाद में इराक अमेरिका का दुश्मन बन गया, ईरान अमेरिका का दुश्मन बन गया। एक वक्त था अमेरिका ने इन लोग को हथियार दिया था, पैसे दिया था कि लड़ो, रसिया से बाहर कर दिया। यहाँ पे भी चाइना का प्रभाव आ गया, सेंटो सेना यहाँ से भी खत्म हो गई यहाँ पे, तो सेंटो भी खत्म हो गई, सेंटो भी खत्म हो गई। अब बच गया केवल इधर से तो नाटो बच गया, और नाटो अब तेजी से एक्सपेंड करने लगा। रीजन क्या था एक्सपेंड करने का? देखिए 1991 में जब सोवियत संघ टूट चुका था, रसिया वार्सो पैक्ट से भी पीछे हट चुका था और सोवियत संघ भी बिखर चुका था, तो रसिया यहाँ तक आ गया था। फिर भी नाटो की जरूरत क्यों लगती है? इसलिए इस जब 2002 के बाद पुतिन सत्ता में आए, तो पुतिन ने वापस उस ग्रेट रसिया की कल्पना किया और उन्होंने कहा कि ये बिखराव एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो यूरोपीय देशों को लगा कि ऐसा ना हो कि ये फिर से आगे बढ़ना चालू करे यहाँ पर, इसलिए दोबारा नाटो का एक्सपेंशन करना जरूरी था और नाटो का प्रसार किया जाने लगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भले नाटो एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन नाटो की मजबूरी है। रसिया इतना एग्रेसिवली बढ़ रहा था कि यूरोप को तो कचल देता हो। इसी बीच 2014 में एक घटना होती है, यही यूक्रेन, इस ससुरा बहुत खचरई कर रहा था। तो यूक्रेन जो था वो कह रहा था कि हम रसिया के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं और यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनना चाहते हैं, ताकि वो इस पूरे देशों में अपना सामान बेच सके, यहाँ से ज्यादा कनेक्टिविटी हो सके। उस समय पुतिन का कहना था कि रूस के प्रभाव से तुम जा रहे हो यूरोपीय यूनियन में, लेकिन बाद में तुम नाटो में चले जाओगे, और नाटो में जाने का एक लॉस ये है कि नाटो के 31 देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का यूज कर सकते हैं। अब देखिए नाटो में जो है 31 देश है, उसमें अमेरिका भी है। अगर यूक्रेन नाटो में चला जाता है तो नाटो सेना के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत कोई भी देश एक दूसरे के सैन्य संगठनों का यूज कर सकता है, तो यूक्रेन की सीमा तक अमेरिका की फौज आ जाएगी। अब बताइए रूस क्यों न चिंतित हो कि यूक्रेन अगर चला गया नाटो में तो नाटो की सेना कहां तक आ जाएगी? रूस की सरहद तक आ जाएगी। तो उस समय 2014 में पुतिन ने काफी समझाया था, लेकिन यूक्रेन कहा कि ना हम जइबे करेंगे यूरोपीय यूनियन में। तो यूक्रेन का एक निचला भाग जिसका नाम क्रीमिया था, 2014 में रसिया ने क्रीमिया पे अधिकार कर लिया और कहा कि यह क्रीमिया रसिया का हो गया, तो ये तो यूरोपीय यूनियन में चले गए। और यह साबित सही हुआ। पुतिन ने कहा था कि शुरुआत में ये जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन में, बाद में चले जाएगा ये नाटो में, और वही हुआ। जैसे आए 2020 से ही जेलेंस्की, अब इन लोग को लगने लगा कि भैया हमारा देश है, क्रीमिया तुमने कैसे ले लिया? क्रीमिया कैसे ले लिया? हमारा देश है, हम चाहे अपने देश को नाटो में ले जाए या कहीं ले जाए, हम यूरोपीय यूनियन में आ चुके हैं, अब हमको नाटो का भी सदस्य बनाया जाए। अभी सोचिए रहा था कि बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, ताबड़तोड़ मार दिया पुतिन हमला करके।